पार्टनर जब अपने होशो हवास खो बैठे नशे की वजह से, तो सारा जो इमोशनल बर्डन है उस रिश्ते को संभालने का वो दूसरे पार्टनर पे आ जाता है। ड्रग्स को स्मगल करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए एयरपोर्ट पे। अभी उसने क्राइम कमिट किया भी नहीं, लेकिन उसको सज़ा उतनी ही मिलेगी जितनी तब मिलती अगर उसने क्राइम कमिट कर लिया। या कोई भी ऐसा शख्स है जो ड्रग से एडिक्टेड है, तो उन फैमिलीज़ को ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, उनको रिहैब सेंटर्स की अगर कोई जानकारी चाहिए उनको वो मिल जाएगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यू वोंट फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। कौन शादी करेगा आपसे? एक ड्रग एडिक्ट से कौन शादी करना चाहता है? कोई भी नहीं। तो वो लेडी मुझे फ़ोन करके बता रही है दैट मैम, मेरे हस्बैंड रात को बहुत ज़्यादा नशे में थे और मेरी बॉडी पे अब कुछ मार्क्स आ गए हैं उनके बाइट्स के, एक्सेसिव बाइट्स के। जिंदगी में क्या करना है से ज्यादा अगर ये समझ आ जाए कि क्या नहीं करना, आई थिंक लाइफ क्लैरिटी के साथ हम बहुत अच्छी जी सकते हैं, है ना। हाय नमस्कार, मेरा नाम है श्वेतमा और आज डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस का ये जो बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव है इंस्पायर, और आज मेरे साथ एक बहुत ही बेहतरीन सी हस्ती है एडवोकेट किरण ठाकुर, जो कि लीगल कंसल्टेंट एंड लीगल काउंसलर है। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आई रियली वांट पीपल टू नो ये लीगल कंसल्टेंट एंड लीगल काउंसलर होते कौन है। देखिए, लीगल कंसल्टेंट वो है जो आपको लीगल जानकारी प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए आपका कोई केस है या आप किसी लीगल डिस्प्यूट में पड़ गए हैं, तो आप उनके पास जाकर लीगल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लीगल काउंसलर इज़ समथिंग न्यू। लीगल काउंसलिंग में अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप किसी लीगल डिस्प्यूट की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए, एक होता है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम डिस्प्यूट तब तक नहीं बनती जब तक कि वो कोर्ट में नहीं पहुंचेगी। राइट। एग्जैक्टली। तो उस प्रॉब्लम और डिस्प्यूट के बीच का जो रास्ता है ना, उसमें करना क्या है, वो जो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लीगल काउंसलर के पास जा सकते हैं। तो लीगल काउंसलर बेसिकली आपकी काउंसलिंग करेगा विद रिस्पेक्ट टू दैट लॉ। जैसे काउंसलिंग फील्ड जो है वो बेसिकली साइकोलॉजी बैकग्राउंड से ज़्यादा रिलेट करती है, तो उससे लीगल काउंसलर, लाइक आई एम अ लीगल काउंसलर बिकॉज मैंने लॉ की पढ़ाई भी की है और काउंसलिंग की भी। सो दैट कॉम्बिनेशन मेक्स इट ईजियर फॉर पीपल कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल प्रॉब्लम है, तो वो डायरेक्टली कोर्ट जाने से पहले एक लीगल काउंसलर को कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे सजेशंस ले सकते हैं कि उनको ये केस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फॉर बेटर क्लैरिटी। आज मेजरली मैम हम बात करने वाले हैं ड्रग अब्यूज़ और उसकी जो मेनेस है उससे रिलेटेड। क्योंकि हमने काउंसलिंग की बात की, मुझे लगता है हमारे घरों में स्पेशली मैट्रिमोनियल केसेस आप हैंडल करते होंगे, है ना। जी जी, तो बिल्कुल। मैट्रिमोनियल केसेस या स्पेशली डिस्प्यूट्स अगर हम बात करें, आपके पास कितने ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे ड्रग अब्यूज़ इज़ अ प्रॉब्लम और अ कॉज फॉर द डिस्प्यूट? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि रिश्तों में प्यार के नशे के अलावा और किसी नशे की ज़रूरत नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। नशा एक बहुत बड़ा रीज़न है, जितना भी ये सब्सटेंस है, स्पेशली हम अल्कोहल की अगर हम बात करें, इनफैक्ट ड्रग्स भी है, जैसे चरस हो गया, गांजा हो गया, वो भी बहुत लोग कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। देखिए, एक शादी जो है ना, वो दो लोगों के पार्टनरशिप से चलती है, एक इमोशनल पार्टनरशिप की से चलती है। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक पार्टनर जब अपने होशो हवास खो बैठे नशे की वजह से, तो वो सारा जो इमोशनल बर्डन है उस रिश्ते को संभालने का वो दूसरे पार्टनर पे आ जाता है। जो विश्वास है वो दोनों के बीच में ख़त्म होने लगता है। जो डिपेंडेंसी है, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, इमोशनल डिपेंडेंसी, वो एक पार्टनर के ऊपर ज़्यादा शिफ्ट हो जाती है, जबकि वो दोनों के ऊपर होनी चाहिए। दोनों पार्टनर्स गाड़ी के चारों पहियों की तरह बराबर से चलने चाहिए, वरना गाड़ी ऐसे हो जाएगी। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ नशे की वजह से रिश्ते टूट भी रहे हैं, और बहुत सारी लेडीज़ मैंने ऐसी भी देखी हैं, लेडीज़ क्यों, मैंने जेंट्स भी ऐसे देखे हुए हैं जिनके पार्टनर नशे की आदतों की वजह से जब उनके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वो अलग होना भी बर्दाश्त नहीं करते, बिकॉज मे बी दे आर सो मच इन लव विद देयर पार्टनर। वो अलग भी नहीं होना चाहते, रह भी नहीं पा रहे हैं, और बस वो उन प्रॉब्लम्स को बस लिंगर ऑन करते जा रहे हैं, झेलते चले जा रहे हैं, इस उम्मीद से कि शायद कभी वो ठीक होगा। पर ना वो ठीक होना चाह रहे हैं,
ना वो उस रिश्ते को संभाल पा रहे हैं। आई टेल यू अ केस, मैं आपको एक केस बताती हूँ जहाँ पे जब मैं ये लीगल अवेयरनेस कैंप्स कर रही थी, आफ्टर वन ऑफ माय क्लाइंट्स कमिटेड सुसाइड, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी लीगल अवेयरनेस करनी शुरू की। तो किसी एक कॉलेज में मैं लीगल अवेयरनेस करने के लिए गई थी, तो बाद में मुझे उस बच्ची का फ़ोन आता है एंड शी सेड्स कि मैम, मेरे फादर साहब तो इस दुनिया में नहीं हैं और उनके जाने के बाद मेरी जो मदर हैं वो अल्कोहल एडिक्ट हो गई हैं। वो मेरे लिए भी एक ऐसे केसेस बहुत आते हैं, बट वुमेन गेटिंग इनटू अल्कोहल एडिक्ट, इस तरह बहुत कम केसेस हम सुनते हैं। तो और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनको संभालूं कैसे। घर के काम नहीं हो रहे हैं, मैं घर के काम भी मैनेज कर रही हूँ। जो मेरी ताई जी हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे रिस्पॉन्सिबल समझती है कि शायद तुम संभाल नहीं पा रही अपनी मदर को, जबकि वो उनके फादर की डेथ के बाद वो इमोशनली इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी दैट वो इंटॉक्सिकेशन की तरफ ज़्यादा पड़ गई। अब ये जब हम कई केसेस देते हैं, आई टेल यू अ केस वेयर फीमेल का, जब हम गांव-गांव जाकर जब हम लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं तो हम उनको अक्सर बता देते हैं, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दे देते हैं। जैसे 181 इज़ वन ऑफ द हेल्पलाइन नंबर्स कि अगर आप कोई वुमेन इन डिस्ट्रेस, तो उनके लिए ये हेल्पलाइन नंबर्स, अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस से डील कर रही हैं या किसी भी तरीके से आप किसी प्रॉब्लम में हैं, आप सड़क पे भी चल रही हैं, अगर आपको लगता है आपको जान को कोई खतरा है, तो आप 181 डायल कर सकती हैं। तो ये वन स्टॉप सेंटर से कनेक्ट करता है। इट्स बेसिकली अ वुमेन हेल्पलाइन। तो हम उनको ये काफ़ी एजुकेशन देते हैं। तो मैंने उनको अपना नंबर भी दिया होता है दैट इफ़ यू कैन नॉट कॉल अप, इफ़ यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस, आप कॉल नहीं कर सकते, कॉल मी। तो वो लेडी मुझे फ़ोन करके बता रही हैं दैट मैम, मेरे हस्बैंड रात को बहुत ज़्यादा नशे में थे और मेरी बॉडी पे अब कुछ मार्क्स आ गए हैं उनके बाइट्स के, एक्सेसिव बाइट्स के। तो वो मार्क्स आ गए हैं एंड आई एम ब्लीडिंग अलॉट। और वो 3 महीने की ब्रेस्ट फीडिंग लेडी थी, उनकी 3 महीने की बच्ची थी एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज अब मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगी। मैं मदर इन लॉ को, फादर इन लॉ को नहीं समझा सकती, मैं जेठानी जी को नहीं समझा सकती कि मेरे साथ हुआ क्या है, बिकॉज उसमें हस्बैंड ही इन्वॉल्व हैं ना। मैं घर में पुलिस बुला सकती हूँ, 181 डायल करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि कभी कभार वो रेस्क्यू वैन्स भी भेजते हैं। तो शी डिडंट वांट टू इन्वॉल्व एनी पुलिस इन इट। तो मुझे क्या करना चाहिए? सो ऑल आई कुड टेल हर वाज कि भाई किसी की मदद लो और कहीं क्लिनिक पहुंचो, किसी डॉक्टर के पास पहुंचो और अपना इलाज कराओ। तो ऐसी जो लेडीज़ है ना, जब इस तरीके के रिश्तों में फंस जाती है ना, वो इन रिश्तों से बाहर निकलने की कोशिश करती है, ना कर पाती हैं, ना रह सकती हैं, बस झेलती चली जाती है। तो ये बहुत रिश्तों में ड्रग्स और अल्कोहल का एक बहुत मेजर रोल होता है रिश्तों को बिगाड़ने का। अल्कोहल का मैम आप बहुत जिक्र कर रहे हो। अभी पीछे मैंने भी एक डिबेट सुनी थी कि अल्कोहल ड्रग है भी कि नहीं। सो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट? सी व्हाट हैज़ हैपेंड इज, इसमें डिबेट्स क्या चल रही हैं। अल्कोहल को बहुत रिसर्च पेपर्स, जो मैंने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, जितनी मैंने स्टडी की है, तो अल्कोहल को कुछ लोग ड्रग की कैटेगरी में डाल रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट अ ड्रग। क्योंकि ड्रग्स बेसिकली क्या है? ड्रग्स वो कुछ ऐसे केमिकल्स और कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, राइट? वो बहुत हेविली इम्पैक्ट करते हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई सम ऑफ द रिसर्च पेपर्स, जितने रिसर्चर्स हैं, वो बेसिकली उनको ड्रग्स की कैटेगरी में डाल रहे हैं। Okay. अब रही बात लोगों की ये दलीलें कि भैया आपके दिमाग को अल्टर तो करता है, तो इसलिए साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में आना चाहिए। बट उतने उस हद तक जितना कि जो एक्चुअली जो LSD हो गया, जो MDMA, जो सीरियस साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में कैटेगराइज होता है, उस लेवल पे ये इंटॉक्सिकेट नहीं करता। तो ये डिप्रेसेंट की कैटेगरी में बेशक आता है अगर आप इसको एक्सेसिव लेंगे तो। बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो ये आपके बॉडी को कुछ हद तक और माइंड को कुछ हद तक इफ़ेक्ट करता है। वो डिप्रेसेंट की कैटेगरी में है, बट दिस इज़ नॉट अ ड्रग, इट इज़ नॉट अ साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस। इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ साइको एक्टिव सब्सटेंस, जो आपके दिमाग को थोड़ी देर के लिए इल्यूजन में डाल देता है, आपको रिलैक्स्ड फॉर्म में डाल देता है और कुछ हद तक आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है। सो इट्स नॉट अ ड्रग, फॉर श्योर इट इज़ नॉट अ ड्रग। ओके, सो ये तो मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन होने वाली है बहुत सारे लोगों के लिए, बट श्योरली इट इज समथिंग नॉट टू बी कंज्यूम्ड। एग्जैक्टली। ओके, कमिंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग आजकल है ना बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और जहाँ तक मैंने सुना है, अगर आप डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली भी ड्रग ट्रैफिकिंग में या ड्रग एक्सचेंज या सप्लाई कहीं पे भी इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व हैं, तो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज अगेंस्ट इट। एग्जैक्टली। कानून हमारा NDPS का ये कहता है कि अगर आप
क्राइम कमिट करने की, कोई भी ऑफेंस जो ड्रग्स से रिलेटेड है, जैसे ट्रैफिकिंग होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, इनफैक्ट स्टोरिंग होगी, स्टोरेज की भी इसमें बात आती है। आप इनमें से किसी भी एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप एक्चुअली में वो क्राइम कमिट भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ इन्वॉल्व है, मान लीजिए आप प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है, आप कोई एक ऐसा केमिकल या रॉ मटेरियल प्रिपेयर करने की स्टेज पे है जिससे वो फाइनली वो प्रोडक्ट बनेगा, वो ड्रग बनेगा, तो भी आपको लगभग उतनी ही पनिशमेंट होगी जितनी तब होती अगर आपने वो क्राइम प्रॉपरली कमिट कर लिया होता। प्रेपरेशन के केस में हमें जो कानून कहता है वो ये है कि जो पर्टिकुलर क्राइम आप कमिट करने जा रहे हैं उसकी आधी पनिशमेंट आपको मिलेगी। राइट अगर आप क्राइम कमिट करने की कोशिश करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें एक एग्जांपल लें, मान लीजिए कोई एक आदमी है जो ड्रग्स को स्मगल करने की कोशिश कर रहा है, मान लीजिए एयरपोर्ट पे, और उसको सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, तो अभी उसको सिक्योरिटी ने पकड़ लिया, अभी उसने क्राइम कमिट किया भी नहीं, लेकिन उसको सज़ा उतनी ही मिलेगी जितनी तब मिलती अगर उसने क्राइम कमिट कर लिया होता। तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी इन्वॉल्व है और अबेटमेंट भी इन्वॉल्व है। अबेटमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी को हेल्प करते हैं किसी काम में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी अगर आप प्लानिंग करते हैं, तो आप किसी की मदद भी कर रहे हैं, आप प्लानिंग भी कर रहे हैं कोई ऑफेंस कमिट करने की, तो आपको उतनी ही पनिशमेंट मिलेगी एज इफ आपको उस क्राइम की मिलती अगर आपने वो ऑफेंस कमिट कर लिया होता। एक बहुत छोटी सी एग्जांपल है मैम, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है या बच्ची है, जिसे किसी दोस्त ने कोई पैकेट दे दिया कि यार आज इसको अपने पास रख ले, कल मैं तुझसे ले लूंगा। अब उस पैकेट में क्या है उसको पता भी नहीं है शायद, बट देन कैन दैट किड आल्सो बी इन्वॉल्व्ड? यस एग्जैक्टली, जाने अनजाने में उस बच्चे के ऊपर जिसको पता भी नहीं होगा कि उसके अंदर क्या है। और इनफैक्ट मैम मैं आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि बहुत लोग जो है ना, आपको पता होगा कि ये जो पाउडर्ड फॉर्म में ना कुछ होम्योपैथी की दवाइयाँ भी आती हैं, इफ़ यू नो दैट। या देयर आर सम होम्योपैथी की टैबलेट्स आती हैं और कुछ होम्योपैथी के पाउडर्स भी आते हैं। तो बहुत लोग ना होम्योपैथी की मेडिसिन वो पाउडर के नाम पर उसको अपने पास स्टोर करते हैं, और वो बहुत आई हैव सीन दैट हैपनिंग, दैट लोग ऐसे बच्चे ऐसे दलीलें देते हैं जो कहते हैं कि मैम मुझे तो लगा ये होम्योपैथी की दवाई है। तो अगर वो बच्ची या कोई बच्चा अगर अपने पास वो पैकेट रखता है, मान लीजिए किसी और बच्चे ने वो लाई है, वो जो सब्सटेंस है वो किसी और ने लाया है, लेकिन वो किसी और को रखने के लिए दिया, उसके फ्रेंड को उसको रखने के लिए दिया, दैट टेम्परेरीली इसको अपने पास रख लेना, मैं बाद में तुमसे ले जाऊंगा या ले जाऊंगी। इन दैट केस जो वो बच्ची है या जो दूसरा बच्चा है जिसके पास वो रखा गया, बिकॉज उसने स्टोर किया है, एंड एनडीपीएस सेज कि अगर आप स्टोर भी करते हो थोड़ा भी अमाउंट, तो उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी उसको मिलेगी जिसने एक्चुअली में वो क्राइम कमिट किया है। सो यही चीज़ समझने वाली है, और इसीलिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स, लेकिन 1985 का ये लॉ है। 1985 से पहले ट्रैफिकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, दे वो नॉट, द लॉ वाज नॉट दैट एप्ट, वो उतने अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए 1985 के बाद स्ट्रिक्टर लॉज इम्पोज कर दिए गए हैं। एक डेटरेंट इफेक्ट होना चाहिए बच्चों के ऊपर। अगर बच्चों को ये चीज़ समझाई जाएगी कि भाई तुम किसी की मदद भी करोगे ना तो उतनी ही सज़ा प्राप्त होगी जितनी की उसको मिलेगी। कि एक बच्ची का मुझे फ़ोन आया था, वो बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड डायरेक्टली नहीं, बट उसकी फोर्स्ड मैरिज था, बिकॉज यू नो दैट आई डील इन मैट्रिमोनियल एंड डोमेस्टिक वायलेंस डिस्प्यूट्स। तो उसने मुझे फ़ोन किया था और मेरी पॉडकास्ट के कुछ वीडियोस वायरल हुई थी डोमेस्टिक वायलेंस पे, जिस पे फोर्स्ड मैरिज के ऊपर मैंने बात की थी। तो उस बच्ची ने मुझे फ़ोन किया कि मैम आपकी वो वीडियो देखी मैंने और उसमें आप फोर्स्ड मैरिज की बात कर रहे हो, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा कोई लीगल प्रोसीजर बताइए, कोई ऐसा रिकोर्स बताइए कि मैं इस शादी से निकल सकूं। सो आई आस्क्ड द प्रॉब्लम एंड शी टोल्ड मी कि मैम मेरी माँ बाप मेरी ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं और मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और मैं करना भी नहीं चाहती। मैंने कहा बच्चे कोई ना कोई रीज़न तो रहा होगा कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी करा रहे हैं, तो वो वजह बताओ। तो इनिशियली तो उसने बहुत इग्नोर किया, देन फिर मैंने कहा बेटा आई कैन नॉट हेल्प यू, एंड देन शी सेड नहीं मैम आई टेल यू द रीज़न। अब उसका कोई मेल फ्रेंड था, उसने उसको कोई पैकेट दिया था, इट वाज मोर देन, वो 5 ग्राम से ज़्यादा था, तो वो स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा का अमाउंट था वो, तो वो उसको रखने के लिए दिया था। वो बता रही थी कि वो कुछ घबराया हुआ था, तो उसने मुझसे कहा कि ये तो अपने पास रख ले, अब घर ले जा, मैं तेरे से दूसरे दिन कॉलेज में ले जाऊँगा। अब वो घर गई है और थोड़ी देर बाद वो बोलती है कि मैम मेरे घर में 3-4 लड़के आते हैं, कोई बड़े बड़े अच्छे खासे हट्टे कट्टे लड़के आते हैं, और वो घर में बहुत ज़्यादा उन्होंने हंगामा किया, शोर शराबा किया। तो इनिशियली तो मैं बहुत डर गई, और वो बोल रहे थे कि सामान कहाँ है।
तो कहते मैं इनिशियली डर गई, लेकिन जब मेरे फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ उन्होंने हाथापाई करनी शुरू की, तब जाकर मैंने उनको वो पैकेट दिया है, और तब मेरे पेरेंट्स को पता लगा कि एक्चुअली मैंने अपनी उस फ्रेंड की मदद की है। इनडायरेक्टली बीट्रेड। यस, आपके उन दोस्तों के पास अपना उनका परिवार है, लीगल अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स हैं, लीगल स्टेक होल्डर्स हैं, वो ख्याल रखेंगे उनका, वो ख्याल रखेंगे उनका। आपको किसी की आपको ज़्यादा दोस्ती यारी में ना अपनी ज़िंदगी, अपना करियर ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है। रीज़न बीइंग, आजकल जब मैं कॉलेजेस में जाती हूँ ना, तो वो इनफैक्ट मुझे बताते भी, व्हेन आई डू ऑल दीज लीगल अवेयरनेस वर्कशॉप्स, वो मुझे बताते भी हैं कि मैम हम आजकल एडमिशन्स लेने से पहले, हायर एजुकेशंस में होता है ये, एडमिशन लेने से पहले हम बच्चों का क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक कराते हैं। या दैट्स राइट। अगर वो कहीं पे भी किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका नाम आए, उनको एडमिशन नहीं मिलेगा। सेम इज द प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू कंपनीज। जितने भी बड़ी कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो जो यस उनके पास जो एम्प्लॉय आता है, जो एप्लीकेशंस आती है, पहले उनका बैकग्राउंड चेक होता है, और अगर उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड में उनका नाम है, रिजेक्टेड आउटराइटली। मैं इसीलिए बार बार ये नशा मुक्त भारत की हम जो बात कर रहे हैं, तो वाई इज गवर्नमेंट टेकिंग सो मच इनिशिएटिव, ताकि आप बच्चों को ये बात सिखाई जा सके कि आपकी एक छोटी सी बेवकूफ़ी, चाहे नादानी में क्यों ना की गई हो, वो आपका करियर ख़राब कर देगी बहुत बुरी तरीके से। आपका पढ़ाई इफेक्ट होगी, जैसे उस बच्ची को घर में बिठाकर उसकी शादी करा रहे हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू वोंट फाइंड अ राइट लाइफ पार्टनर। कौन शादी करेगा आपसे? एक ड्रग एडिक्ट से कौन शादी करना चाहता है? कोई भी नहीं। और मैं आपको इनफैक्ट ये भी बता दूं मैम कि और इसी वजह से क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। एंड आई टेल यू बिकॉज फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का जो मेरा बैकग्राउंड है, कि बहुत सारे लोग जिनकी शादियां नहीं हो पा रही होती ना, जस्ट बिकॉज वो किसी ना किसी सबस्टांस अब्यूज़ का शिकार होते हैं, जैसे शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं या ड्रग्स लेते हैं, ड्रग एडिक्ट है, रिहैब सेंटर में रहे हैं, तो उनकी शादियां नहीं हो रही होती। तो नाउ व्हाट दे रिजॉर्ट टू, वो फ्रॉड करके शादियां करने में अब उतर आए हैं। वो अपने एरिया, अपने मोहल्ले, अपने शहर में शादी नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में शादी नहीं करेंगे, वो गांव की कोई एक पुरानी, कोई दूर दराज की, कोई गरीब घर की, नीडी गरीब घर की लड़की को चुनेंगे, उसको ले आएंगे शादी करके, और फिर बाद में उसको पता लगता है ये तो ड्रग एडिक्ट है। तो मैम, आपने रिपोर्टिंग का जिक्र किया, सो अगर कोई भी इंसान जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है नहीं है, बट उसे पता भी चलता है कि वो इस तरह के किसी केस को रिपोर्ट करना चाहे विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, इज देयर एनी प्रोविजन? यस, इसमें मानस करके एक हेल्पलाइन पोर्टल बनाया गया, दैट इज नेशनल नार्कोटिक्स हेल्पलाइन पोर्टल। बेसिकली ये एनसीबी का प्रोजेक्ट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। तो इसके तहत आप उस पोर्टल पे कंप्लेंट जो है दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको पता लगता है, कोई इलीगल ट्रैफिकिंग का पता लगता है ड्रग्स से रिलेटेड, अगर कंजम्पशन का पता लगता है, मैन्युफैक्चरिंग का, कल्टीवेशन का अगर पता लगता है, तो आप इसके ऊपर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, जो इन्फॉर्म करेगा, उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं की जाएगी। अब इनफैक्ट बहुत लोग सिर्फ इसलिए रिपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि बिकॉज उनको पता है कि एक तो एनडीपीएस का मसला है, ड्रग्स का मसला है, तो अगर कहीं हमने ही इन्फॉर्मेशन दी तो हम ही ना फंस जाए। लेकिन आप जो पोर्टल है, जो हेल्पलाइन पोर्टल है, आप वहाँ जाकर अगर आप कंप्लेंट दर्ज करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील नहीं होती। ये एक बात है। दूसरा, अब हम ये भी समझते हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि कोई इमरजेंसी हो जाए, राइट। अब हर बार हमें पोर्टल पे जाकर लैपटॉप लेकर या कंप्यूटर लेके पोर्टल पे जाके कंप्लेंट दर्ज करने का मौका तो नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई इमरजेंसी है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में आपको 112 डायल करना है, विच इज़ जो एक पुलिस का एक इमरजेंसी पैन इंडिया लेवल का एक नंबर है। आप उसको डायल कर सकते हैं, तो इमीडिएट पुलिस हेल्प आपको मिल जाएगी। अब इसमें एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक मकान मालिक है, उसके किराए के घर पे अगर उसको पता लगता है कि जो किराएदार हैं वो कोई इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई ड्रग उन्होंने अपने पास रखा है, तो अब उसके पास शायद इतना समय ना हो, और दूसरी बात हो सकता है उनको जानकारी भी ना हो कि कैसे पोर्टल पे जाना है, बिकॉज दैट्स क्वाइट टेक्निकल। तो आप इमिजिएटली जो है 112 डायल कर सकते हैं और पुलिस की वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। बिसाइड्स दिस, एक इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट का जो मुझे बेहद पसंद आया है, वो एक हेल्पलाइन नंबर है। इट्स अ ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर। इट इज़ लाइक 1800-110031, कुछ इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। इसके तहत जो विक्टिम्स हैं और जो फैमिलीज़ हैं
तो उनको सपोर्ट दिया जाता है। जैसे घर में कोई एक बच्चा है या कोई भी ऐसा शख्स है जो ड्रग से एडिक्टेड है, तो उन फैमिलीज़ को ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगी, उनको रिहैब सेंटर्स की अगर कोई जानकारी चाहिए उनको वो मिल जाएगी, और कोई असिस्टेंस उनको अगर चाहिए उस शख्स के डी एडिक्शन से लेकर तो उनको वो भी जानकारी मिल जाएगी। तो ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। सो मुझे लगता है ओवरऑल अवेयरनेस इज द की। Yes, हम absolutely. सबको है ना, बहुत सारे केसेस में गलती नहीं होते हुए भी आप फंस जाते हो। सो ऐसे केसेस में स्पेशली इस तरह के अवेयरनेस इनिशिएटिव्स बहुत काम आते हैं। एंड आई रियली वांट टू मैम कंग्रेचुलेट यू, आपका लीगल अवेयरनेस इनिशिएटिव है धीरा, Right. पेशेंस जी, से वर्ड बिल्कुल। जो डिराइव हुआ है। जी। सो मुझे लगता है इस तरह के इनिशिएटिव से हम लीगली जब अवेयर करेंगे तो स्पेशली यंगर जनरेशन जो है वो एक स्ट्रॉन्गर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ग्रेट। सो इसी के साथ आज की इस कन्वर्सेशन को हम विराम देंगे। मुझे लगता है आज की इस कन्वर्सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और तभी ये इनिशिएटिव है इंस्पायर, एन इनिशिएटिव बाय डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस। मेरा नाम है श्वेतमा और आज की मेरी खास मेहमान थी एडवोकेट किरण ठाकुर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much for having me here. थैंक यू, एंड वी होप वी रियली इंस्पायर यू।